अच्छा, तो इट्स काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? अभी तक आपने देखा कि तमाम लेक्चर्स में हमने बहुत सारे पार्टिकल्स का जिक्र किया, लेकिन अब उसको हम समराइज करना चाहते हैं और एक ऐसा मॉडल जो कि इन तमाम पार्टिकल्स को समराइज करता है, उसमें सारे पार्टिकल्स। मॉडल का मतलब यह है कि एक तरह से थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल्स को, जितने भी फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक मॉडल है जिसको हम स्टैंडर्ड। इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर थ्योरी भी है, इसके अंदर सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल है क्या। तो इसमें सबसे पहले 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास हैं। चार किस्में टोटल, 4। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपने देखा, एक इलेक्ट्रॉनिक फैमिली है, अब इसकी बात करते हैं। एक फिर इसके अंदर क्वार्क्स हैं, ठीक है, तो 2 बड़ी फैमिलीज हैं। तो एक इसका मैटर कंटेंट है, एक इसका फोर्स कंटेंट है, यानी मैटर है जिसमें पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब वो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स थ्रू मेडिएटर्स लगती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेडिएटर्स हैं, हर एक फोर्स के अपने मेडिएटर्स हैं। और फिर एक आखिरी पार्टिकल जिसको हम हिग्स पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन है, जो कि अभी रिसेंटली LHC के अंदर यानी 2014 में वो डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब हिग्स पार्टिकल, तो अब हम टोटल पार्टिकल्स की काउंटिंग भी करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल में मैटर कंटेंट है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, और फिर फोर्सेस के दरमियान यानी इंटरेक्शन, पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन के लिए मेडिएटर्स हैं, और फिर एक हिग्स है। नंबर सबसे पहले कितने हैं, ये सारे के सारे कितने हैं? तो याद रखिए कि हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी देखते हैं सबको, एक टेबल में आपको दिखाता हूँ, इसमें आपके पास नंबर, लेकिन हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इसको काउंट भी कर सकते। और 36 क्वार्क्स, टोटल क्वार्क्स हमारे पास 36 है। आप तो कहेंगे कि 6 क्वार्क्स हैं, 6 क्वार्क्स हैं, लेकिन ये 6 क्वार्क्स नहीं है, 36 क्वार्क्स है एक्चुअली। हमारे पास टोटल क्वार्क्स जो है वो 36 है। क्यों, किस तरह? 6 क्वार्क्स है, 6 उनके एंटी क्वार्क्स, तो कितने हो गए? 12। और फिर हर एक क्वार्क 3 कलर्स में आता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो कितने हो गए? 36। 6 क्वार्क्स, 6 उनके एंटी क्वार्क्स, 12, और हर एक क्वार्क यानी 3। मसलन अब क्वार्क है तो अब क्वार्क रेड का भी होगा, ब्लू का भी होगा, ग्रीन का भी होगा। तो अब क्वार्क 3 होते हैं, कलर 3 कलर के होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। इस तरह सारे डाउन भी और स्ट्रेंज भी, सारे क्वार्क्स जो है वो 3 कलर्स में आते हैं। तो इस तरह टोटल 36 क्वार्क्स। और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 उनके एंटी इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इस तरह 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 मेडिएटर्स हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हर एक फोर्स का अपना अपने मेडिएटर्स हैं, तो 12 मेडिएटर्स हैं और एक हिग्स है। तो टोटल फिर पार्टिकल्स आपके पास 12 प्लस 36 48 प्लस 12 और प्लस 1 61। तो ये नॉन है, अभी ग्रेविटी को इसमें हमने शामिल नहीं किया। तो ये नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी हम शुरू में देख रहे थे, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं। तो हमारे पास जो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो 61 है, यानी ये किसी चीज़ से दूसरी चीज़ से नहीं बने हैं, ये अपने अंदर फंडामेंटल है, इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो हमने स्टार्ट लिया था कि हमारे पास एटम, ग्रीक्स ने कहा था कि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अब हमें पता चला है कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, बल्कि 61 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें जितना पता है एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हो चुके हैं, वो 61 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते। और इनसे तमाम मैटर जो बना है, हम जो देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, वो इन तमाम 61 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें एक और चीज़ जो है पार्टिकल फिजिक्स में, वो हमारे पास जनरेशन से। याद रखें कि ये जो फैमिलीज हैं, इलेक्ट्रॉन फैमिली जो है, ये 3 जनरेशन्स में आती है और ये जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू मास है, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, और ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है, जो कि क्वांटम प्रॉपर्टीज है, वो भी यहाँ लिस्ट की है। जिसमें चार्ज है, आपको पता है कि चार्ज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज, फिर उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन नंबर है, म्यूऑन नंबर है और टॉ नंबर है।
यानी हर एक लेप्टॉन का एक नंबर। मसलन हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, -1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कितनी है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, तो 1 ही है, टोटल ये इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें म्यूऑन नंबर कितना है, 0, क्योंकि उसमें तो कोई म्यूनेस नहीं है या ये प्रॉपर्टी नहीं है, 0। और इस तरीके से उसमें टॉननेस भी नहीं है, यानी कोई टॉन नहीं है उसमें, वो 0 है, राइट। सिमिलरली उसका जो न्यूट्रिनो है, वो आप देखते हैं न्यूट्रिनो तो चार्जलेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर उसका 1 है, लेकिन म्यूऑन नंबर और टॉन नंबर उसमें मौजूद नहीं। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड जनरेशन, अब ये हैवी हो गए, इनके मासेस ज्यादा हो गए, अब ये हैवियर है। अब ये भी क्लियर नहीं है कि ये 3 जनरेशंस क्यों एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन है इस तरह हमारे पास 3 जनरेशंस हैं। तो इसमें सबसे पहले नियॉन है। अब देखिए इसमें चार्ज जो है इसका माइनस है, इलेक्ट्रॉन 0 है और नियॉन 1 है और ये 0 और उसका न्यूट्रिनो है, देख सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड जनरेशन है विद रिस्पेक्ट टू मास, वो हमारे पास टॉ है, और यानी ये तीनों एक जैसे हैं, यानी ये हेवियर इलेक्ट्रॉन भी बात सकता, टॉ को हेवियर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये हेवियर नियॉन और टॉ है, ये हेवियर इलेक्ट्रॉन्स है। ये आप देख सकते हैं कि -1, 1, 0 और इस तरह सो। तो इसमें ये हमारे पास ये टॉ का नंबर इधर होना चाहिए, इसमें मिस्टेक, ये यहाँ पर होना चाहिए, 1 यहाँ पर होना चाहिए, और ये टॉ मुझे ये बने। तो इसके अंदर हमारे पास जो लेप्टॉनिक फैमिली है, वो आपने देखा कि 3 जनरेशंस में वो फैमिली आई हुई है, और इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 6 पार्टिकल्स जो है, और फिर 6 एंटी है, ठीक है। वो इधर भी हमने लिस्ट नहीं की, लेकिन 6 एंटी है। मसलन इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन एंड सो, तो हमारे पास एंटी या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है तो उसका एंटी न्यूट्रिनो है। तो टोटल 12 लेप्टॉन्स हैं स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर। अब अगर हम क्वार्क्स पे जाएं तो उनकी भी इसी तरह 3 जनरेशंस हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास क्वार्क्स जो है वो तो 36 है, वो ज़्यादा है, लेकिन फंडामेंटल है। और इसमें आप देखें फर्स्ट जनरेशन में डाउन और अप जो है ये फर्स्ट जनरेशन, इनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। डाउननेस कितनी है, इनके अंदर म्यूनेस कितनी है, ये अपनेस कितनी है, और स्ट्रेन, चार्म, और ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इनकी लिस्टेड है। सेकेंड जनरेशन में आपके पास स्ट्रेंज और चार्म क्वार्क्स हैं, ये इनके चार्जेस हैं। और थर्ड जनरेशन में बॉटम और टॉप, तो ये सबसे हैवी क्वार्क्स जो है वो थर्ड जनरेशन में आते हैं। तो इधर भी एक तरह से सिमेट्री है कि 3 जनरेशंस लेप्टॉन्स की है और 3 जनरेशंस जो है वो क्वार्क्स की है, और इसमें 36 नंबर ऑफ क्वार्क्स है, क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स सारे मिला के, ठीक है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स। बाकी जितने मीज़ान हैं, बरियान्स हैं, वो सब इनसे बने, चाहे म्यूऑन है, चाहे लैम्डा है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे न्यूट्रॉन, ये कोई फंडामेंटल नहीं है, ये कंपोजिट है, ये इनकी बाउंड स्टेट्स है, क्वार्क्स की बाउंड स्टेट्स है, वो सब इनसे मिलकर बने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वार्क वाली क्लासिफिकेशन हो गई। अब तीसरा जो सेक्टर मैंने आपको बताया वो मेडिएटर्स है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि फोर्स हमेशा मेडिएट होती है विद द हेल्प ऑफ सम पार्टिकल। जो हमने वो एक गेम का जिक्र किया था कि अगर 2 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में एक गेम खेल रहे हैं कि उनके पास एक बॉल है, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बॉल थ्रो करता है, और दूसरा फ्रेंड कैच करके, और रूल ऑफ द गेम ये है कि दोबारा उसको थ्रो बैक करता है और फिर इसको कैच करता है, और इस तरह ये एक तरह से बन जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो मेडिएटर्स हैं, ये हर एक फोर्स के, मिसाल के तौर पर जो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और इसकी जो मॉडल है वो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स है, जिसका नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ग्लूऑन्स हैं, ये इसके मेडिएटर्स जो है वो ग्लूऑन्स हैं। ग्लूऑन्स के ऊपर खुद भी कलर चार्ज होता है, ठीक है, और नंबर जो है इनका 8 है। अब ये सवाल कि ये नंबर 8 क्यों है, इसका ताल्लुक रिप्रेजेंटेशन थ्योरी से है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्लूऑन्स है, क्योंकि इनके अपने गेज ग्रुप्स हैं, ये गेज हम आगे पढ़ेंगे कि ये गेज फोर्सेस है, और इनके अंदर गेज सिमेट्री है, और गेज सिमेट्री के अंदर इनका अपना गेज ग्रुप है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो गेज ग्रुप है वो SU3 है। शायद अभी आपको इतना समझ ना है, लेकिन आप अपने जहन में ये बात रखें कि SU3 के फिर 8 जनरेटर्स हैं, तो इस वजह से इसके 8 ग्लूऑन्स हैं। यानी मैंने टेक्निकल रीजन बता दिए, लेकिन आप सिर्फ उसको जहन में रखें, फिर हम इसको डिटेल में देखें कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका गेज ग्रुप SU3 है, ठीक है, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, और उस SU3 के जो जनरेटर्स हैं वो 8 हैं, और हर एक जनरेटर करस्पॉन्ड करता है एक मेडिएटर को। तो इसलिए इसके 8 ग्लूऑन्स हैं, ग्लूऑन्स इसके मेडिएटर्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या करंट फोर्स जो है वो थ्रू ग्लूऑन्स इंटरेक्ट करती है।
तो हम देखेंगे कि ये जो गेज फोर्सेस हैं, इनको हम गेज फोर्सेस कहते हैं। ये गेज है, ये गेज सिमेट्री है इनके। अब गेज सिमेट्री क्या होती है वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मॉडल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें हम गेज थ्योरी को डिस्कस करें। ये तो मैटर कंटेंट है जो अभी हम डिस्कस करें। सेकंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसका सिर्फ एक ही मेडिएटर है, फोटॉन, और एक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स और सिर्फ एक मेडिएटर है, वन मेडिएटर, राइट। तो एक ही मेडिएटर हमारे पास यहाँ पर। और फिर हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो मॉडल है वो ग्लासो वाइनबर्ग एंड सलाम मॉडल है। इन्होंने अपना, जिसके ऊपर आपको पता है कि सलाम और ग्लासो और वाइनबर्ग को अपना नोबेल प्राइज जो है 1979 में वो वीक इलेक्ट्रो वीक फोर्स के ऊपर मिला है। स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर ये भी है कि हम चाहते हैं कि ये चार फोर्सेस जो है ये अलग-अलग फोर्सेस नहीं है, बल्कि हाई एनर्जी पे ये फोर्सेस कंबाइंड एक फोर्स है जिससे ये निकली। इसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। तो यूनिफिकेशन का जो आइडिया है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन किसी तरीके से वो दोनों एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। सिमिलरली वाइनबर्ग, सलाम और ग्लासो ने ये साबित किया था इलेक्ट्रोवीक मॉडल के अंदर कि थ्रू सिमेट्री ब्रेकिंग, फिर से मैं बड़े अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आप इनको सिर्फ नोट करें कि थ्रू सिमेट्री ब्रेकिंग आप स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, आप जो इलेक्ट्रोवीक फोर्स है वो एक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक ही फोर्स है, स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जी पे, और उसके चार मेडिएटर है, फोटॉन और 3 W+, W- और Z0। और ये जब सिमेट्री ब्रेक होती है और नीचे आते हैं और ये अपने लो एनर्जी पे ये डायरेक्ट करते हैं हिग्स फील्ड के अंदर, क्योंकि इनके पेपर्स में और इस मॉडल में हिग्स फील्ड पहले से मौजूद थी, तभी तो लोगों ने सर्व के अंदर LHC को कंस्ट्रक्ट किया और हिग्स के सर्च किया। तो हिग्स जो है उसके साथ इंटरेक्ट करके अपना मास जो है वो अटेन करते हैं। तो इस तरीके से इसके जो मेडिएटर्स हैं सलाम, ग्लासो और वाइनबर्ग मॉडल से वो 3 हैं, W+, W- और Z0, और इनके अपने मासेस हैं और वो इनके मॉडल से बाकायदा वो प्रेडिक्ट होते हैं। और 1983 में इस सन के अंदर कार्ल रूबियन ग्रुप के अंदर उनके मासेस को बाकायदा हैवी हैं, काफ़ी प्रोटॉन से काफ़ी हैवी पार्टिकल्स हैं, तो इनको डिस्कवर किया और इस तरीके से ये तीन पार्टिकल्स जो हैं ये फोर्स मेडिएट करते हैं। तो इस तरह की, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 मेडिएटर्स हैं। इसमें ग्रेविटी का जिक्र आप नहीं देख रहे क्योंकि ग्रेविटी को अभी तक क्वांटाइज नहीं किया जा सकता। ग्रेविटी इज नॉट अ क्वांटम मैकेनिकल फोर्स, तो इसलिए सिर्फ 3 क्वांटम मैकेनिकल फोर्सेस का जिक्र किया है। तो ये है जी स्टैंडर्ड मॉडल हमारे पास, जो कि अच्छा इसमें आखिरी जो बिट है जो एक्सपेरिमेंटली अभी वेरीफाइड है वो हिग्स पार्टिकल। उसमें मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हिग्स क्या है, फिर हम डिटेल से इन तमाम फोर्सेस की जो डायनामिक्स है उनको आप डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे काम करती है फाइनमैन डायग्राम्स की मदद से, फाइनमैन रूल्स की मदद से। लेकिन हिग्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। हिग्स क्या है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग की मदद, जब स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग होती है और फोटॉन और W+, W- और Z0 ये अलग से नीचे आते हैं और ये मैटर के साथ हिग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हिग्स फील्ड के साथ। तो हिग्स इन पार्टिकल्स को डिफरेंटली मास प्रोवाइड करता है। फोटॉन को मास प्रोवाइड नहीं करता, वो मासलेस रह जाता है, और W+, W- और Z0 को मास प्रोवाइड करता है और ये मैसिव बन जाते हैं। और यहाँ पर ब्रेकिंग हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है इलेक्ट्रोवीक फोर्स के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दरमियान सेपरेशन हो जाती है। हाई एनर्जी पे दोनों सेम फोर्सेस, इसे कहते हैं हिग्स मैकेनिज्म। तो ये जो नीचे अगर हिग्स फील्ड है और हिग्स फील्ड का कोई क्वांटा है तो वो हिग्स होगा। तो इसकी सर्च, इसके लिए LHC कंस्ट्रक्ट किया गया, 30 साल 35 साल उस पर लगे और फिर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए गए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर। प्रोटॉन बीम्स को, हाइड्रॉन बीम्स को आपस में कोलाइड किया गया और उसके बाद जो वहाँ पर डाटा कलेक्ट हुआ और डाटा के ऊपर काफ़ी सालों तक उन्होंने उसको सर्च किया। आखिरकार हमने देखा कि 125 GeV पे एक हिग्स पार्टिकल मौजूद है। हिग्स बेसिकली एक बंदे का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने 1964 में एक पेपर लिखा था 5 लोगों ने मिलकर, जिसमें इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया था और हिग्स का जिक्र था। फिर बाद में उसको इतने सालों में सर्च करके हमारे पास जो हिग्स पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हुआ एक्सपेरिमेंटली और इस तरह। तो अब ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है इसके अंदर 3 फोर्सेस है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
3 फोर्सेस का अपना डायनामिक्स है और ये मैटर कंटेंट है 61। ये कंप्लीट नहीं है, ये एक तरह से इनकम्प्लीट थ्योरी है। अभी भी इसमें ग्रेविटी नहीं है ग्रेविटी नहीं है। और एक और बहुत सारे क्वेश्चंस ओपन क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा ओपन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 61 इतने ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों हैं, ठीक है, ये कम होने चाहिए थे, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटी इसमें क्यों नहीं है, ग्रेविटी क्वांटाइज क्यों नहीं है। तो फिजिक्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें सुपर सिमेट्री है, स्ट्रिंग थ्योरी और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड मॉडल बहुत बड़ी हद तक जो है वो पार्टिकल फिजिक्स, जो नॉन पार्टिकल फिजिक्स है, उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है।